सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सेक्शन से। और पॉलिटी में भी फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब देखो, लैंड है हमारी कंट्री में, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर कानून बनाएगी। जब भी कोई लैंड बेची जाती है, लेट्स से ये कोई सेलर है एस और ये कोई बायर है बी, ठीक है, ये जमीन बेचेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन होना है ये गवर्नमेंट ऑफिस में होना है, ठीक है। ठीक। तो अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं जब भी कोई ज़मीन बेची जाती है, उसके 3 मेजर डॉक्यूमेंट हैं। पहला है सेल डीड। डीड का मतलब यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट है। सेल डीड का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो ये दिखाए कि हाँ सेल हुई है, बिक्री हुई है ज़मीन की, ठीक है। इस केस में मान लेते हैं एस जो सेलर है वो बी को ज़मीन बेच रहा है, ठीक है। अब ये पूरा काम होना है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और किस एक्ट के हिसाब से होना है? रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझो, प्रोसेस समझो पहले, ठीक है। दूसरा होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का बेसिक मतलब होता है खाता और पट्टा, है ना, ये टर्म आपने सुनी भी होंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें ओनरशिप, मतलब जमीन का मालिक कौन है, जमीन की टाइप क्या है, किस किस टाइप की फसल उसमें उगाई जाती है, उस पर लोन है या नहीं है, ये पूरा काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता है। तो ये जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये रजिस्ट्रेशन वाला काम संभाल रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उससे रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम है वो संभाल रहा है। फिर इसका एक और काम होता है सर्वे मैप। सर्वे मैप ये दिखाएगा, मान लेते हैं ये जमीन है तो इसका ओनर ए है। अब इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है ये सर्वे से ही पता चलेगी, और ये कौन संभालेगा? ये सर्वे डिपार्टमेंट संभालेगा। तो अभी तक अगर मैं बताऊं तो आपने 3 मेजर चीजें समझी। एक है रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रार है वो संभालेंगे। दूसरा है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और तीसरा है आपका सर्वे डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा लैंड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जब भी जमीन खरीदी और बेची जाती है। अब हमारे देश में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड जो टाइटलिंग सिस्टम है वो प्रिजम्पटिव है। अब इस प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है? देखो, एक टर्म होता है इंग्लिश में प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब है मान लो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास जमीन के कागज हैं तो गवर्नमेंट मान रही है कि आप ओनर हो। कल को अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो गवर्नमेंट उसमें जिम्मेवारी नहीं लेगी। जैसे हमने बात की कि एस और बी, सेलर ने बेची, बायर ने खरीदी, कहाँ पे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, ठीक है, जमीन बेच दी। बाद में पता चला कि एस उसके लेजिटिमेट ओनर ही नहीं थे, एस के पास जायज राइट ही नहीं था। तो इस केस में गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। इस चीज को हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। प्रिजम्पटिव का मतलब गवर्नमेंट बोल रही है आपके पास पेपर है तो हम मान रहे हैं कि आप ओनर हो, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो भी वेरिफिकेशन करना है वो बायर को करना है, बायर का हेडेक है। इसको अगर मैं एक थोड़ा सा फनी वे में समझाने की कोशिश करूं, आपने किसी से मैरिज करने का डिसीजन लिया, ठीक है, वो बैकग्राउंड चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोनों जाओगे एज ए कपल, और वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिस में वो वेरीफाई नहीं करने वाले वेदर आप मतलब आपका आपने जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, या फिर जो सामने वाली पार्टी ने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है। ये हमारा करंट का लैंड टाइटलिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें इट इज अज्यूम्ड कि अगर सेल डीड है, मतलब वो डॉक्यूमेंट है, तो आप फिर ओनर हो, ठीक है। ओके। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है कि कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सीधी सी बात है, अगर बायर की गलती नहीं भी है तब भी वो इस डिस्प्यूट के पार्टी हो गए हैं, तो इसलिए रिस्क ऑफ लिटिगेशन है वो ज्यादा। लिटिगेशन मतलब लीगल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या बताया गया है? इसका सोल्यूशन है कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, कंक्लूसिव मतलब फाइनल है, कंक्लूजन है। तो इस केस में अगर आपकी रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफिस में हुई है तो गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेगी कि वो जमीन आपको मिले, सिंपल सेंस में, ठीक है। तो एक 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 ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए गारंटर रोल प्ले करती है। ये कंक्लूसिव है। हमारी कंट्री में ये अभी नहीं है, लेकिन प्रपोजल है कि ये किया जाना चाहिए ताकि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है वो कम हो जाए। देखो, रफली 60% जो डिस्प्यूट है, रफली 60% सिविल डिस्प्यूट है वो जमीन से रिलेटेड है। तो ये उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। गवर्नमेंट है वो ओनरशिप कन्फर करेगी और इससे बायर का बर्डन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है दैट विल एक्ट एज ए गारंटर, काइंड ऑफ गारंटर, है ना, ठीक है। और गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट में पार्टी हो जाएगी। पहले वाले केस में गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? हमें नहीं पता, आप अपना संभालो, आपने खुद वेरीफाई करना था, हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन हमारे सामने करवाया है, बस इतनी जिम्मेवारी है हमारी, ठीक है। ओके।
अब ये पूरा इश्यू न्यूज़ में क्यों था? देखो बिहार में रिसेंटली लैंड रिकॉर्ड अपडेशन के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इश्यू की थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सलीमुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पेसिफाई किया कि हमें ज़रूरत है लैंड रिफॉर्म की। आपको केस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है, ऊपर हम बात कर चुके हैं, लैंड है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला इश्यू क्या हो जाएगा, स्टेट टू स्टेट रूल्स वेरी करेंगे का मतलब है अलग अलग होंगे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स कैसे है। रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड होनी है, फिर उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद सर्वे डिपार्टमेंट है। उसके बाद एक और है कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड सिस्टम है वो प्रिजम्पटिव है, तो इसका मतलब है लिटिगेशन का चांस ज़्यादा है। ठीक, हाँ। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, रेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं उस पर। ठीक है, अब इश्यू क्या है, कानून पुराने हैं, कोई कंक्लूसिव टाइटल नहीं है, हाई लिटिगेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। क्यों है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी? पहली बात तो प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहाँ पे करप्शन का स्कोप भी होगा, और जहाँ पे करप्शन का स्कोप होगा वहाँ पे इनएफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनका लॉजिक क्या हो जाएगा, यू नीड टू पे ब्राइब टू स्पीड अप द प्रोसेस। ठीक है, तो आपको बस इतना ही मेंस के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। एक ये केस है के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझो। अभी हमने बात की कि आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सरकारी डिपार्टमेंट में होगा। उस केस में सरकारी डिपार्टमेंट ये गारंटी नहीं ले रहा है कि हम वेरीफाई करेंगे, नहीं, वो वेरिफिकेशन का पूरा सरदर्दी किसका है, बायर का है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है दैट सब रजिस्ट्रार हैव ए मिनिस्ट्रियल रोल ओनली, मतलब दे कैन नॉट वेरीफाई द ओनरशिप और टाइटल। वो बस वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए नहीं है। वेरीफाई करने का पूरा हेडेक किस पे है, बायर पे है। बायर को सरकारी डिपार्टमेंट से कागज निकलवाने पड़ेंगे ओनर के रिगार्डिंग, जो करंट सेलर है उसके रिगार्डिंग। अब इसमें बहुत सारा करप्शन भी है और बहुत सारा इसमें फोर्स्ड डॉक्यूमेंट मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड के लिए अभी तक हमने स्टेप क्या क्या लिए हैं, तो एक लैंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद में एक भू आधार, भू मतलब लैंड, तो लैंड से रिलेटेड एक 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई है लैंड पार्सल्स को। जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे जमीन का भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इनिशिएटिव है, हर एक स्टेट ने अपने अपने हिसाब से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। आप नाम पढ़ लेना, अगेन क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए, मेंस में आप लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें पुराने लोगों को है वो अपडेट करना पड़ेगा, और बेसिकली जो हमारा प्रिजम्पटिव सिस्टम है उससे कंक्लूसिव सिस्टम पे स्विच होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एक तो ऑथेंटिकेशन बढ़ेगी, है ना, और एक जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने में आसानी रहेगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। सबसे पहले एक चीज समझो, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, चार चीजें हैं। आपका जो पर्सनल डेटा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है। कानून कब का है, 2023 का, एक्ट 2023 का, रूल्स अभी नोटिफाई किए हैं, इसलिए न्यूज में था। अब इसमें करने की क्या कोशिश की गई है कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, आपका इन द सेंस हम सब का जो पर्सनल डेटा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एग्जामिनर आपको मिनिस्ट्री चेंज करके होम मिनिस्ट्री दे सकते हैं, कोई और मिनिस्ट्री दे सकते हैं, ध्यान में रखना। कंप्लायंस के लिए इसमें 18 मंथ्स है, मतलब सरकार ने रूल अभी जारी किए हैं। अब इन रूल को फॉलो करने के लिए आपके पास 18 महीने हैं। आपके पास मतलब किसके पास, ये रूल है डेटा फिड्यूशियरी के लिए। कौन है डेटा फिड्यूशियरी, जो कंपनीज आपका डेटा स्टोर करेंगी। ठीक है, तो ये उनके ऊपर लागू होंगे। क्या क्या उनकी ऑब्लिगेशंस है, मतलब क्या क्या उनकी जिम्मेवारी है। पहला तो बिना कंसेंट के डेटा नहीं लेंगे। फिर आप
कभी भी कंसेंट अपना वापस ले सकते हो। फिर उसके बाद में आपका पर्सनल डेटा है वो जैसे ही पर्पस खत्म हो जाएगा इरेज करना है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन, ये ध्यान में रख लेना। टू बी फॉरगॉटन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो डेटा इंटरनेट पे है, आपका ये अधिकार है, आप उस डेटा को रिमूव करवा सकते हैं। हमारी कंट्री में ये उतना वेल एस्टेब्लिश्ड राइट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट समझो बस कि आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज रिमूव माय डेटा एंड दे नीड टू रिमूव इट। ये राइट टू बी फॉरगॉटन है, सिर्फ ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब जो कंपनीज है डेटा फिड्यूशियरी, उनको 1 साल तक डेटा मेंटेन करना है। कौन है डेटा फिड्यूशियरी? जो आपका डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनके डेटा में कभी भी ब्रीच हुआ, ब्रीच का मतलब हैकिंग हुआ, तो उनको सरकार को नोटिफाई करना ज़रूरी है। उनके डिपार्टमेंट में, मतलब उनके कंपनी में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, उसकी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल करवानी है, ठीक है, सो दैट आप कभी भी उनको कॉन्टैक्ट कर सको। और अगर उनके पास कोई कंप्लेन आती है तो उनको 90 डेज़ में उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और जो चिल्ड्रन डेटा है उससे रिलेटेड उनको स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेने हैं, ठीक। अब रूल्स बना दिए, ये करना है, ये करना है, बट अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक बॉडी है। बॉडी का नाम क्या है? डीपीबीआई। डीपीबीआई क्या है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। कितने मेंबर? 4 मेंबर होंगे, ये 4 मेंबर, ठीक है। अगर आप डीपीबीआई के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो। कहाँ पे? टीडीएसएटी। टीडीएसएटी क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। एक बॉडी है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो जजमेंट है उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हो टीडीएसएटी में। उसी तरीके से डीपीबीआई के डिसीजन के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो टीडीएसएटी में। एग्जामिनर आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है कि ये अपीलेबल ही नहीं है, या फिर हाई कोर्ट में अपील होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी और स्टेटमेंट। बस ध्यान में रखना टीडीएसएटी, क्योंकि लॉजिकली वहां पे आपको अजीब लगेगा कि डिजिटल पर्सनल डेटा है वो टीडीएसएटी में क्यों जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके। अब इसका मेन काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि आपका पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना। बट इसमें 2-4 मेजर इशू हैं। एक तो जो कंपनीज रूल फॉलो नहीं करेंगे उन पे पेनल्टीज हैं। कितना पेनल्टी? 250 करोड़ है सिक्योरिटी फेलियर के लिए, 200 करोड़ है ब्रीच रिलेटेड वायलेशन के लिए, 50 करोड़ है अदर वायलेशंस के लिए। फाइन बड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म आएगा, समझो पहले इस चीज़ को। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखो, एक हमारे देश में कानून है आरटीआई। आरटीआई क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 का एक कानून है। इस साल 20 साल पूरे किए हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ भी सकता है। आरटीआई क्या बोलता है कि अगर कोई डेटा पब्लिक, अगर कोई डेटा मांगती है और वो डेटा अगर प्राइवेट है, मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे अगर कोई पब्लिक पर्पज सोल्व हो रहा हो, पब्लिक पर्पज के लिए अगर वो डेटा इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। मैं फिर बता देता हूँ। प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ इट सर्व द पब्लिक पर्पज। प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है अगर वो पब्लिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होनी है तो, ठीक। ये आरटीआई की बात है। कौन सा सेक्शन ये बात बोलता है? सेक्शन 8। अब रिसेंटली जो डीपीडीपी है, जो अभी ऊपर हमने कानून कवर किया है, ये इसका एक सेक्शन 44 है। ये आरटीआई के इस सेक्शन को अमेंड करता है। डीपीडीपी क्या बोलता है कि अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज की तो फाइन लगेगा। प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया तो फाइन लगेगा। आरटीआई क्या बोल रहा था कि प्राइवेट को डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर वो पब्लिक पर्पज के लिए यूज में आनी है, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट है। अब हुआ क्या है कि डीपीडीपी ने आरटीआई के इस सेक्शन को ओवर पावर कर दिया, ओवरशैडो कर दिया है। बस ये एक क्रिटिसिज्म है। अब इसको लॉजिकली समझो। आपको किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन की, उनके पास कितनी गाड़ी, कितने बंगले हैं, इन ए वेरी सिंपल सेंस। बट उससे पब्लिक पर्पज सर हो रहा है। हाँ, पब्लिक को पता होना चाहिए कि कैसे कोई इलेक्टेड पॉलिटिशियन है वो पब्लिक फंड का यूज़ कर रहे हैं और फिर अपने ही जेब भरने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में हो क्या सकता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ डीपीडीपी एक्ट, तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन बचेगा कहाँ पे? ये एक पूरा क्रिटिसिज्म है जो आपको समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर इसको कैसे फंसा सकते हैं कि द प्रोविजंस ऑफ डीपीडीपी डज नॉट अप्लाई टू आरटीआई एक्ट,
नहीं, आपको ये पूरा कंट्रोवर्सी पता होना चाहिए कि डीपीडीपी का सेक्शन 44 है, उसकी वजह से आरटीआई है वो कमज़ोर हो गया है। बस इतना ध्यान में रख लेना, है ना? तो मेंस में भी अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? अगेन क्वाइट कॉमन से पॉइंट्स हैं, वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है? क्यों डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई गवर्नेंस के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, ठीक है? इसमें दो इशू हैं एआई गवर्नेंस में। पहला है डिजिटल डिवाइड। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। हैव और हैव नॉट वाला एक डिवीजन हो गया, इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। जैसे कोविड के टाइम पे भी एक डिवाइड था। कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, सडनली कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, तो उन्होंने अपने बच्चों का ऑनलाइन क्लास करवाना शुरू कर दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके पास उतना डिजिटल अवेयरनेस नहीं था। पहली बात तो उनको पता ही नहीं था कि उनके बच्चे क्लास अटेंड कैसे करेंगे। अब आप बोलोगे बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। जब छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे वो खुद से नहीं करने की पोज़ीशन में थे ऑफ कोर्स। तो उस केस में एक एक सोसाइटी में एक डिवीज़न नोटिस किया गया कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास में ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, वो अच्छी पोज़ीशन में है, और जिनके पास नहीं है वो पीछे रह गए। ठीक है? इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। दूसरा है एल्गोरिदमिक डिस्क्रिमिनेशन। एल्गोरिदमिक डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक मतलब ये है कि हम एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हैं, है ना? एआई को जो एल्गोरिदम है उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रेन कर रहे हैं कि इस तरीके के लोग हैं वो एफिशिएंट होते हैं। तो टेक्निकली हमारा जो बायसनेस है वो एआई के अंदर जा रहा है, तो इससे भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हम हर कोई अपने कल्चर को, अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर अज्यूम करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो जब हम एआई को ट्रेन करेंगे तो हम बताएंगे कि इंडिया इज सच ए ग्रेट कंट्री, है जो कि है ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे जो बायसनेस है वो हम सब का बायसनेस है। यही काम अगर यूएस वाले करेंगे तो वो बोलेंगे यूएस इज सच ए ग्रेट कंट्री। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेक्निकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारा बायसनेस है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द एल्गोरिदम, और फिर उससे एल्गोरिदम है वो भी जजमेंटल हो जाएगी जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, है ना? तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है। ओके, उसके बाद दो और मेजर इशू हैं। एक है आईपीआर रिलेटेड इशू। देखो आईपीआर क्या है, आईपी क्या है वो समझो पहले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो आपने अपने दिमाग से कुछ बनाया है। अब लेट्स से आपने कोई कविता लिखी, कोई किताब लिखी, कोई मूवी लिखी, ठीक है? ये सब कॉपीराइट के लिए है। मतलब आप क्या चाहोगे, आपने जो मेहनत करके काम लिखा है उस पे आपका एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। अगर आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं हुआ तो कोई भी उसको कॉपी करके फिर यूज में ले लेगा, तो फिर आपका मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉब्लम क्या है, ये एआई मॉडल है, ये कॉपीराइटेड मटेरियल से अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। मैं एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताता हूँ। लेट्स से चैट जीपीटी है, उसको ट्रेन किया गया है, तो उसको डेटा दिया गया है बहुत सारा। उसमें से लेट्स से कि आपने 4 किताब लिखी थी, वो डेटा भी दे दिया है इसको। अब उस डेटा को यूज़ किया गया है आपके परमिशन के बिना, तो सबसे पहले तो ये आईपीआर का वायलेशन है। दूसरी बात, उस डेटा को यूज़ करके चैट जीपीटी लेट्स से कि एक नया 5वां किताब है वो बना दिया। इसको हम बोलते हैं जेन एआई। जेन का मतलब क्या है यहाँ पे? जनरेटिव एआई। तो अब इस जनरेटिव एआई पे कॉपीराइट किसका होगा? तो ये सब इश्यूज हैं एआई से रिलेटेड। एक और इशू है रिलेटेड टू एआई ओवरव्यू। देखो, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे ना, तो गूगल अब क्या करने लग गया है, फ्रंट पेज पे सर्च के नीचे ही आपको एक ओवरव्यू दे देता है। यूजुअली होने क्या लग गया है, लेट्स से कि आपने सर्च किया है आईपीआर क्या है, आईपीआर, तो आपको ओवरव्यू यहीं पे दे देगा। ये ओवरव्यू क्या कहाँ से आया है, ये मान लेते हैं 4 वेबसाइट से आया, W1, W2, W3 एंड W4। तो पहले क्या होता था, हम इन वेबसाइट पे जाते थे, ट्रैफिक होता था वेबसाइट पे। ट्रैफिक का मतलब है कि विजिटर जाएगा वेबसाइट पे, तो उससे वेबसाइट पैसे कमाएंगे, है ना? मैं ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि गूगल ओवरव्यू दिखा रहा है फ्रंट पेज पे ही, तो आप एज ए यूज़र इन वेबसाइट पे नहीं जाओगे, तो इन वेबसाइट वालों का कहना है कि इससे हमारा रेवेन्यू लॉस है। ठीक है, ये 2 मेजर इशू हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए। ठीक,
हाँ, रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट कॉमन। हाँ, यूरोपियन यूनियन है वो पहला ऐसा बॉडी बना था जिन्होंने एआई को रेगुलेट करने के लिए 2024 में एक कानून इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद एक ब्लैशले डिक्लेरेशन है, ये कहाँ का है, यूरोपियन कंट्रीज का है, रिलेटेड टू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पोज्ड बाय द फ्रंटियर एआई। फ्रंटियर का यहाँ पे मतलब क्या है, फ्रंटियर का मतलब है एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हाँ, ओके। हमारा जो इंडिया एआई मिशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2024 में ये लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है 10,000 जीपीयू सेटअप करना। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमारे कंप्यूटर में है सीपीयू, उससे एडवांस्ड एक चीज है जीपीयू, उससे भी एडवांस्ड एक चीज है टीपीयू। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अब ये जीपीयू है, ये बहुत महंगे हैं, तो आप खुद से खरीद के तो सेटअप नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनको डिप्लॉय कर रही है। डिप्लॉय करने का मतलब काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन कर रही है। आप ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसको जाके यूज कर सकते हो। इसको ऐसे समझो, गवर्नमेंट वो लाइब्रेरी बना रही है, आप उन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो टू स्टडी। लाइब्रेरीज में बहुत सारी किताबें हैं, आप खुद से किताब नहीं खरीद सकते हो क्योंकि वो किताबें महंगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेम वाला काम कर रही है। तो आपको क्या करना है, मतलब जो कंपनीज हैं एआई रिलेटेड वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकती है। तो एक सिंपल सेंस में अगर मैं बोलूं, इंडिया एआई मिशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। ठीक है, सो दैट हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो भी एआई में आगे काम कर सकें। यहाँ पे एक कोलरेंज डिलेमा भी है, एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूं। टेक्नोलॉजी जब नई होती है तो उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर रेगुलेट शुरुआत में करेंगे तो फिर उसका ग्रोथ नहीं होगा। और जब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, थोड़ी एडवांस्ड हो जाती है, तब उसको रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी फास्टर ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू आपका जो कानून है। एक सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आपने आजकल एक टर्म सुनी होगी, डीप फेक। क्या है डीप फेक? डीप फेक का मतलब है कि ऐसा कंटेंट जो लग रहा है जेन्युइन है बट है फेक। अब जब तक हमारे देश में इससे रिलेटेड कानून बनेगा तब तक ये टेक्नोलॉजी और आगे जा चुकी होगी। लाइक आप किसी का रैंडमली ही ऐसा कोई पिक्चर से ही उसका वीडियो बना दोगे जो बिल्कुल जेन्युइन लगेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग मच फास्टर देन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। इसको हम बोलते हैं कोलरेंज डिलेमा। ठीक है, मेंस में आप यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रीलिम्स में ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स। अब देखो ट्रिब्यूनल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइप के केस हैं उनको डील करने के लिए हम बनाते हैं ट्रिब्यूनल्स। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी DPBI, डिजिटल पर्सनल डेटा बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। इसका अपील कहाँ जाएगा, TDS-80 में। TDS-80, व्हाट वाज TDS-80? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप के केसेस ही इसमें आएंगे, जैसे ट्राई से रिलेटेड केसेस आएंगे, DPBI से रिलेटेड केसेस आएंगे। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स कैसे अपॉइंट होने हैं, इसके लिए सरकार ने 2021 में एक कानून इंट्रोड्यूस किया था, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। रिसेंटली ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों स्ट्रक डाउन किया, पहले ये समझेंगे। देखो ट्रिब्यूनल भी है तो एक काइंड ऑफ क्वाजी बॉडी, मतलब एक काइंड ऑफ सिस्टम है जहाँ पे कोर्ट के जैसा ही सिस्टम है, बस इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं। ठीक, कोर्ट में सिर्फ जजेस होंगे। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे TDS-80 में कोई केस गया। अब एक पार्टी मान लेते हैं गवर्नमेंट ही होगी, मतलब किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि इस TDS-80 के मेंबर्स हैं, वो अपॉइंट कौन कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, और केस भी किसके खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होने चाहिए। अब हमारी कंट्री में ये वाले में ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कहाँ से आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से बन रही है, वो लेजिस्लेचर में से ही बन रही है। बट जुडिशरी और इन सब में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इस पूरे एक्ट में क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस कारण से स्ट्रक डाउन किया है। पहले समझते हैं एक्ट में क्या था। देखो इसमें पहली बात तो जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितने साल का था, 4 साल का था। ठीक है, और कौन अपॉइंट किया जा सकता है एज ए मेंबर, मिनिमम 50 साल उसका एज होना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 नहीं, कम से कम टेन्योर है वो 5 साल का होना चाहिए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में पहले भी बोल चुके हैं
इनफैक्ट एक केस सीरीज है, सीरीज क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल जजमेंट है। मद्रास बार एसोसिएशन, सिर्फ इतना याद रख लेना, अगर आप ये मेंशन कराओगे आंसर में सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, हालांकि सरकार ने उनको फॉलो नहीं किया और इसीलिए फिर कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है इसको स्ट्रक डाउन किया है। ठीक, तो पहली बात तो कि 4 साल का नहीं, टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मिनिमम 50 साल उसका एज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप यंग लोगों को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो, जिनके पास 10 साल का जुडिशियल एक्सपीरियंस है आप उसको भी अलाउ करो, यंग लोगों को अलाउ करोगे तो नया टैलेंट आएगा। दूसरा एक मेजर कंटेंशन ये था। तीसरा है रिलेटेड टू सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं TDS AT का ही चेयरपर्सन है, उसको अपॉइंट करना है। चेयरपर्सन, दो सिचुएशन मानते हैं, एक चेयरपर्सन और एक मेंबर को अपॉइंट करना है। तो कौन कौन होंगे अपॉइंटमेंट कमेटी में? सबसे पहले होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन होंगे। ठीक, दो मेंबर है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, दो गवर्नमेंट सेक्रेटरी मतलब IAS ऑफिशियल्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, दो गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक, और एक मेंबर कौन होगा? TDS AT का जो एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन है वो होंगे। 4 मेंबर की बात कर ली हमने, कौन कौन से? एक तो CCI होंगे जो कि लीगल साइड से आ गए, जुडिशियल साइड से आ गए। दो मेंबर कौन हो गए? दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए। और एक मेंबर कौन होगा? जो TDS AT का एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है? जुडिशियल मेंबर तो सिर्फ एक है, यहाँ पे दो तो सरकारी ऑफिशियल हैं जो कि सरकार की बात सुनेंगे, तो टेक्निकली इट इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव। और ये पर्सन भी जो TDS AT के चेयरपर्सन है, इसको भी अपॉइंट किसने किया था? सरकार ने ही अपॉइंट किया था। तो टेक्निकली ये तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो गया और इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक और गाइडलाइन जारी की है कि अपॉइंटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी सेटअप करो जिसका नाम है NTC, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन क्या काम करेगा? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क है उसको हैंडल करेगा। ठीक, ताकि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस कम हो। जब तक NTC सेटअप नहीं होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन सेटअप नहीं होता, तब तक एक सेपरेट विंग बनाओ। कहाँ पे? फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको बड़ा स्मार्टली चेंज कर सकता है कोई भी और मिनिस्ट्री, जस्ट ध्यान में रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये सेपरेट विंग की बात की गई है। किस पर्पज के लिए ये बनानी है सेपरेट विंग? ये बनानी है फॉर अपॉइंटमेंट, और ये एक टेम्परेरी बॉडी बनानी है। क्यों टेम्परेरी बनानी? क्योंकि फाइनली हमें क्या सेटअप करना है? NTC। क्यों सेटअप करना है? टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ये पूरा इश्यू था, है ना। तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है। प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान में रखना 42nd अमेंडमेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी है, 323A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड 323B फॉर अदर ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, हाँ, एक एक्सेसिव ट्रिब्यूनल्स हैं तो उसको हम बोल देते हैं ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स, है ना, वो एक इशू मेंस के लिए जरूरी है। ओके, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला ट्रिब्यूनल कौन सा था? हाँ, ये एक क्वेश्चन में आ सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं। देखो, सबका अजम्पशन है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद ट्रिब्यूनल्स आए हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी होते थे। 42nd के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना। तो सबसे पहला ट्रिब्यूनल कब का है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 1941 का। ठीक, ओके। और फिर चंद्र कुमार केस में, एल चंद्र कुमार केस में बेसिकली कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रिब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उसको बाईपास नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लीगल एड इन इंडिया। एक कानून है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसके 30 साल पूरे हुए हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि कानून 1987 का है तो 30 साल अभी कैसे? क्योंकि कानून बनाया था 1987 में, बट इसको लागू किया था 1995 में। सो 1995 से 2025 तक 30 साल। बाकी सब इसमें लोक अदालत क्या है? लोक का मतलब पब्लिक है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं ADR। अब ये ADR क्या चीज है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव टू व्हाट? अल्टरनेटिव किसका है? ये कोर्ट्स का अल्टरनेटिव है। मतलब एक डिस्प्यूट हुआ है,
एक झगड़ा हुआ है, उसको कोर्ट में ना ले जाके हम कोर्ट से बाहर ही सेटल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑफ कोर्स इसमें सीरियस क्राइम नहीं आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एडीआर अगर हमारा अच्छा होता है तो कोर्ट में केस कम जाएंगे, तो जुडिशियल बर्डन कम होगा। ऑलरेडी हमारा जो जुडिशरी है उस पर लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, अकेले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 88,000 केसेस पेंडिंग है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ऐसा लोक अदालत है वो गुजरात में सेटअप किया था 1982 में, और फिर 2002 में ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है इसको अमेंड किया गया था टू सेटअप ए परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में दी हुई है, आप एक बार वहां से इसको पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा हाई फाई इसमें नहीं है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑन असेंट टू बिल्स। पहले मैं इसका पूरा बैकग्राउंड स्टोरी समझा देता हूँ। कोई भी स्टेट असेंबली है बिल पास करती है, तो जस्ट सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिल पास किया, गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर कई बार बिल रिजर्व कर देते हैं फॉर प्रेसिडेंट। अब हुआ क्या कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और बिल है वो ईयर्स आफ्टर ईयर्स पेंडिंग रहे। इसके केस में तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर के खिलाफ केस किया था, तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ठीक, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी ए टाइमलाइन। भाई ऐसा थोड़े है कि वहां की असेंबली ने अगर पास किया है तो मतलब लोगों ने इन लोगों को इलेक्ट किया है एंड दे आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर उन्होंने कोई बिल पास किया है तो टेक्निकली इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल, तो आप उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हो? तो ये अप्रैल का जजमेंट है जहां पे कोर्ट ने 3 महीने का टाइमलाइन बताया अप्रैल का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है यूज किया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट की रेफरेंस के थ्रू कोर्ट से फिर पूछा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन मेंशन नहीं है तो आप टाइमलाइन कैसे बता सकते हो? तो आर्टिकल 43 के थ्रू ये 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, टाइमलाइन हम नहीं बता सकते। इनफैक्ट कहने का मतलब यह है कि जो पुराना जजमेंट था उसके अपोजिट डिसीजन लिया है कोर्ट ने अभी। सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए। पहले अप्रैल वाले जजमेंट में क्या कहा था कि टाइमलाइन होगा, अब क्या कहा? नहीं, टाइमलाइन नहीं बता सकते हम, कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब इसमें 3 मेजर इश्यूज की बात की गई। पहला है डीम्ड एसेंट। डीम्ड एसेंट का मतलब क्या है? बिल गया गवर्नर के पास, अब गवर्नर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया 3 महीने तक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइमलाइन दिया था, 3 महीने तक एक्शन नहीं लिया, तो क्या उसके बाद बिल को पास मान लिया जाएगा? इस चीज को हम बोलते हैं डीम्ड एसेंट, की ऑटोमेटिकली पास हो गया ऐसा मान लेते हैं। यूएस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूएस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डीम्ड एसेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा। मतलब गवर्नर को एक्सप्लिसिटली उसको अप्रूवल देना होगा तभी वो पास माना जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, गवर्नर और प्रेसिडेंट है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए बिल पे बिना डिसीजन लिए हुए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म और अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल। हाउ इट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म? समझो, स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया है, उसको ब्लॉक किसने किया? गवर्नर ने। गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टेक्निकली यहाँ पे एस्पेक्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को ब्लॉक कर रही है, बस इतना सा। और थर्ड है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है, बट कब? जब गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट है वो मालाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हो, मतलब गलत इंटेंशन से जानबूझ के ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर जेन्युइन रीजन है देन कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। ये पूरा जजमेंट है। ठीक है, तो इसमें 3-4 जो टर्म्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलेटेड टू यूज ऑफ एआई इन जुडिशरी। अब देखो, एआई इन जुडिशरी के कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट रिलीज की है रिसेंटली सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने। ये सुप्रीम कोर्ट का ही एक विंग है। तो इन्होंने बताया कि एआई से जुडिशरी में एआई से फायदे तो हैं, केस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बट जजमेंट में इश्यूज हैं। जजमेंट में क्या इश्यूज है? मतलब अगर हम एआई का यूज जजमेंट देने में करेंगे तब गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? देखो 3-4 चीजें समझ लो। पहली बात, प्राइवेसी कंसर्न है, डेटा की बात है। दूसरा, ओवर रिलायंस है, इससे नुकसान क्या हो सकता है कि इससे बायसनेस आ सकता है। देखो,
एआई डिसीजन लेगी, बट उस एआई को किसी ने तो ट्रेन किया है, और जिसने ट्रेन किया है उसने अपना बायसनेस की बात की है। जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग एआई को ट्रेन करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारा कंट्री सबसे ग्रेटेस्ट है। यूएस अगर एआई को ट्रेन करेगा, मतलब यूएस के इंजीनियर्स एआई को ट्रेन करेंगे, तो उनके हिसाब से वो कंट्री सबसे ग्रेटेस्ट है। पाकिस्तान ट्रेन करेगा तो ऑफ कोर्स वो बताएंगे कि टेररिज्म के खिलाफ सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन कौन ले रहा है, पाकिस्तान ले रहा है, अगर वो ट्रेन करेंगे। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी क्योंकि वो अभी कुछ और ही प्रायोरिटीज में बिजी हैं। बट पॉइंट इज कि हम सब एज ए ह्यूमन बायस्ड हैं, तो वो बायसनेस हमारा आएगा। और एक है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब है जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करते उन सब के बारे में भी ये रैंडमली इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, विच इज अगेंस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी। देखो, जज का काम सिर्फ डिसीजन लेना नहीं है। जब कोई केस होता है तो उसमें वो सारे सर्कमस्टांसेस देख के डिसीजन लेते हैं। एआई है वो ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं समझ सकती है। देखो, एक मैं यूजुअली एक चीज बोलता हूँ, हम ऐसे एरा में हैं जहाँ पे ह्यूमंस आर ट्राइंग टू बी लाइक एआई, मतलब इमोशनलेस, एंड एआई इज ट्राइंग टू बी लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इसीलिए एक्सेसिव यूज और एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एआई इज नॉट गुड। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग है उसको रिप्लेस किया जाना मुश्किल है, because of humanism or because of that human element, not because of efficiency. Of course efficiency के लिए we can use technology, but in as far as that emotional aspect is concerned, that cannot be replaced. ओके, तो करना क्या चाहिए? एथिक्स, एआई एथिक्स कमेटी और वो सब बेसिक चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। एक और रिपोर्ट है रिलेटेड टू प्रिजन इन इंडिया 2025। ये भी सुप्रीम कोर्ट का सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग है, उसका रिपोर्ट है। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा है नहीं। लास्ट मंथ की मैगजीन में हम ऑलरेडी इस इश्यू को कवर कर चुके हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रख लेना, नेल्सन मंडेला रूल्स। सो ये यूनाइटेड नेशंस के रूल्स हैं बेसिकली रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, कि कैदियों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके कंटेक्स्ट में है कि कैदियों को बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए, नॉट लाइक एनिमल्स। अगर आपके पास टाइम है और कभी अगर आपको कुछ पढ़ना है, सो देयर इज ए वेरी ग्रेट बुक ऑन दिस टॉपिक, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, that is related to the prisoners itself, search for meaning. So that is a great book to understand the meaning of our life. It is a book by Viktor Frankl. तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि समटाइम्स हमें वो पर्पस ही नहीं पता होता हमारी लाइफ का। ओके, ठीक है, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। हाँ, सो दैट इज ऑल अबाउट इट। अब प्रिजनर्स के केस में 3-4 चीज़ें ध्यान में रखो। हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इश्यूज हैं। सो रफली 70% जो हमारे कैदी हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब अभी तक उन पे चार्ज प्रूव नहीं हुआ है। हमारा जो जेल है वो ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड का मतलब क्या है? ओवर क्राउडेड का मतलब है कि जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग जेलों में ठूसे हुए हैं। एंड नेक्स्ट है मॉडल यूथ ग्राम सभा। सो ये सरकार का एक स्कीम है। कौन कौन से मिनिस्ट्री? पंचायती राज मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। क्यों? टू ब्रिंग यूथ into what? To bring youth into the governance system, है ना? तो नाम से ही पता चल रहा है, यूथ ग्राम सभा। तो टू encourage the involvement of youth at gram sabha level, ठीक है। तो this is aligned with the NEP, and with this हमने जो polity section है वो cover कर लिया है।